हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और हम लोग आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको क्वेश्चंस के टाइप्स आप जितने ज़्यादा देखते रहेंगे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। तो फिर हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। ये है आपका, गृह विज्ञान का क्या महत्व है। कोरा सिद्धांत केवल व्यवहारिक, सैद्धांतिक व्यवहारिक कोई महत्व नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा गृह विज्ञान है वो सैद्धांतिक भी है और व्यवहारिक भी है, और साथ ही में अगर आर्ट और साइंस पूछा जाता तब भी ये दोनों ही आंसर होते। गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू है रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो जो इसका रासायनिक पहलू है यहाँ पर थोड़ा सा वो हो गया है, ये आपका क्या है, आपका गणित अर्थशास्त्र। ओके, ये आपका आर्थिक की बात कर रहा है ना, तो आप यहाँ अर्थशास्त्र से यहाँ लगा सकते हैं अंदाज़ा। क्वेश्चन के आप टाइप को समझें कि किस तरह से आंसर चाहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गृहिणी का मुख्य कार्य है खाना बनाना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना तथा कपड़े सिलना, गृह कार्यों को व्यवस्थित करने में सहयोग प्रदान करना, मतलब सभी का सहयोग लेना। तो यहाँ पर गृह कार्यों को व्यवस्थित करने में सभी सदस्यों का सहयोग प्रदान करना क्या गृहिणी के प्रमुख कार्यों में से एक है। तो फिर उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आप बढ़ती उम्र में आँखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है। तो जब उम्र ज़्यादा होती है तो उस समय कौन सी बीमारी हो जाती है, तो आपने सुना होगा जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस के भी नाम से जानते हैं, और वो क्या है, हमारी मोतियाबिंद नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, और डायबिटीज़ में ये क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। धुंधला आँखों से ब्लर दिखाई देने लगता है, डायबिटीज़ में भी ब्लर दिखाई देने लगता है, और एज बढ़ने के साथ आपको मोतियाबिंद नामक बीमारी हो जाती है। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग क्या है, डिप्थीरिया, रिकेट्स, हैजा, तपेदिक। तो दूषित भोजन से फैलने वाला रोग क्या है, हैजा है। ठीक है, हैजा, जिसको कि हम कॉलरा के नाम से जानते हैं, और ये विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से फैलती है। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर के रक्त को शुद्ध कौन करता है। तो ये कौन करता है, हमारी ऑक्सीजन शरीर के रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती है। धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना अधिक होती है, अतिसार, कैंसर, बुखार, टिटनेस। तो कैंसर नामक रोग से धूम्रपान करने से कैंसर जैसा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा सा आगे पीछे प्रश्न हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको प्रश्न करने से मतलब है। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। प्रशासनिक अधिकारी, जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है वो कौन होगा, तो प्रथम चिकित्सा अधिकारी जो है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है। फिर अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंधन करता है किस चीज़ का, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंधन करता है आपके विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा का। और ये कब प्रारंभ हुआ, स्थापना इसकी कब हुई है, 7 अप्रैल 1948 को। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। भारतीय परिवार नियोजन संस्थान का गठन कब हुआ, जब हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ जिस वर्ष में हुआ है उसी समय भारतीय परिवार नियोजन संस्थान का गठन हुआ है, सन 1951 में। अगला प्रश्न है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है कहाँ, प्रत्येक नगर में, गांव में, कस्बे में, ज़िले में। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसकी जो शाखा होती है वो प्रत्येक कस्बे में होती है। और मैंने आपसे बताया था क्या बहुत सारी आपदाओं में रेड क्रॉस सोसाइटी सहायता करती है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं, जो परिवार कल्याण केंद्र है वहाँ पर, परिवार नियोजन, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, माता एवं शिशुओं की देखभाल, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है आपका माता एवं शिशुओं की देखभाल। अगला है, कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है किस चीज़ का, पेंसिल का, खड़िया का, मिल्टन चौक का, कुछ भी नहीं। तो मिल्टन चौक का प्रयोग हम लोग करते हैं कटाई से पहले कपड़े लगाने के लिए। ब्लू कलर की एक चौक होती है, जनरली वो ब्लू कलर की होती है, और अगर ब्लू कलर का कपड़ा है तो वाइट कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की होती है। आपने जहाँ पे आप स्टिच कराते होंगे आपने टेलर की दुकान पे चौक देखी होगी। कपड़ा काटने का उचित स्थान, हाथ में लेकर, मेज या पटरे पर फैलाकर, गोद में रखकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसमें, मेज या पटरे पर फैलाकर।
अगला हमारा रेडीमेड कपड़ा निर्माण नाप के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? चेस्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ छाती की माप ले ली जाती है और फिर उसी हिसाब से प्रोपोर्शन से निकाल लिया जाता है कि आस्तीन कितनी होगी, हिप कितना होगा, उसी प्रोपोर्शन से आगे निकाल। सिर्फ चेस्ट सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं, तो जोड़ने के लिए कौन सा? तिरछी ये कच्ची सिलाई का टाका लगाते हैं। यहाँ पर जो ये दिया हुआ है आपका हैमिंग टाका, तो नहीं, हैमिंग नहीं होता, वो तुरपन के लिए यूज़ होता है। तो ये आपका रॉन्ग आंसर था, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। अगला प्रश्न है, कपड़े काटने की कैंची की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो कपड़ा काटने की लंबाई, कैंची की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 20 से 25 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। धूल एवं चिकनाई मिलकर बन जाती है, तो धूल एवं चिकनाई मिल करके क्या बन जाती है? मैल बन जाती है। पेंट आदि के दाग को छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो तारपीन अथवा मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है। किस पद्धति में संचार कार्यकर्ता किसी व्यवहार के तरीके को बताता है? मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करने का तरीका जो होता है। एक होता है आपका पद्धति प्रतिपादन और दूसरा क्या है आपका परिणाम प्रतिपादन। हाँ, तो इसमें मतलब सिर्फ जैसे कार्यविधि बता देगा आपको कि क्या करना है, किस तरह से आपको कार्य करना है, तो ये हो जाएगा। और परिणाम प्रतिपादन में इसमें क्या करता है? आपको रिजल्ट शो करके दिखाता है। ओके, मतलब पूरी प्रोसेस को करने के बाद उसका रिजल्ट भी आपके सामने दिखाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोनों, ए और दो, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है हमारा, चेचक के जीवाणु का नाम क्या है? वेरियोला वायरस, विब्रियो कॉलरी, एंडोमीबा हिस्टोलिटिका, बैसिलस टाइफोसिस। नहीं, तो यहाँ पर चेचक के जीवाणु का नाम क्या? वेरियोला वायरस है, ठीक। अगला है, भोजन को विषाक्त बनाने की आंतरिक कारक कौन से हैं? परजीवी, रासायनिक पदार्थ, जहरीले पेड़ पौधे, उपयुक्त सभी। तो ये इन सभी से भोजन में विषाक्तता होती है, लेकिन प्रश्न ये पूछा है आंतरिक कारण क्या है? तो आंतरिक कारण क्या हो जाते हैं? परजीवी इसके आंतरिक कारण हो जाते हैं, क्योंकि भोजन के अंदर वाटर रहता है और क्या उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। जैसे ही मॉइस्चर उसमें आता है अपने आप से उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, तो बाहर से हमको कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो दूषित भोजन से फैलने वाला रोग क्या है? इसमें लिखा है तपेदिक, हैजा, मोतीजरा, काली खांसी। तो यहाँ पर हैजा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो इसमें वायु द्वारा फैलने वाला रोग आपका खसरा है। ओके, तो ये मीज़ल्स जो है वो उसी की बात यहाँ पर कर रहा है। वायु संक्रमण से हो जाता है ना, क्योंकि हम लोग जानते, इससे आप लोग याद रखेंगे कि जब हमें पता चलता है क्या हो जाता है, चिकन पॉक्स हुआ है, तो हम लोग उसके घर नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उससे हमें संक्रमण होने का खतरा होता है, हवा के द्वारा फैलता है। प्रतिजैविक औषधि कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये आपकी कौन सी है? प्रतिजैविक औषधि है। मलेरिया रोग के शरीर का मतलब बहुत ज़्यादा तापक्रम हो जाता है ना मलेरिया रोग में, तो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी तापक्रम जा सकता है। बहुत तेज़ी बुखार होता है ठंड लगने के साथ। इसमें सिलाई किट बॉक्स में निम्नलिखित में से एक वस्तु नहीं रखी जा सकती। फीता, कैंची, मिल्टन चौक रखा जा सकता है, सिलाई मशीन नहीं रखी जा सकती। ये सारे क्वेश्चन देखिए कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसमें सिलाई मशीन तो सिलाई किट के अंदर रख नहीं लेंगे, तो उस समय थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है कि क्या बात हो रही है। फिर उसके बाद 5 वर्ष की बालिका का बेबी फ्रॉक बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा? तो 1.25 मीटर कपड़ा लगेगा, जिसको हम कहेंगे 1.25 मीटर कपड़ा लगेगा। अगला प्रश्न है हमारा, मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है किसका? डीडीटी का, ब्लीचिंग पाउडर का, आयोडीन का, इनमें से कोई नहीं। किसका छिड़काव किया जाता है? डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। अतिसार किस ऋतु में अधिक फैलता है? तो अतिसार हमारा जो है वर्षा ऋतु में अधिक फैलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इस समय बहुत तेज़ी से माइक्रो जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, वो बहुत तेज़ी से होती है। मोतीझरा टाइफाइड का संक्रमण काल कितने दिन का होता है? तो आप इसको याद रखेंगे, टाइफाइड 21 दिन, 6 से 21 दिन का टाइम होता है टाइफाइड का। गैसीय निसंक्रामक क्या है? तो क्लोरीन जो है ये हमारी गैसीय निसंक्रामक है। क्लोरीन को गैस के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है किसको? जनसंख्या के घनत्व को, खान पान को, यातायात के साधनों को, उपयुक्त सभी। तो जो ये प्राकृतिक पर्यावरण जो है हमारा, वो प्रत्यक्ष रूप से किसको प्रभावित करेगा? ये हमारे
सभी चीज़ों को प्रभावित करेगा। जनसंख्या का घनत्व है, हाँ, खान पान का तरीका है, यातायात के साधन है, तो ये सभी चीज़ों को क्या करेगा, प्रभावित करेगा और डायरेक्टली प्रभावित करेगा। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है किस पे, जन सामान्य के धार्मिक जीवन पर, जन सामान्य की कलाओं पर, जन सामान्य के साहित्य पर, उपयुक्त सभी पर। तो किस पर, सभी पर पड़ता है अप्रत्यक्ष प्रभाव, ठीक है, इस सारी चीज़ों पर पड़ता है। अगला है हमारा, पर्यावरण प्रदूषित होने का मुख्य कारण है जनसंख्या, आधुनिकीकरण, सामाजिक रीति रिवाज, इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो पर्यावरण प्रदूषित होने का सबसे मुख्य कारण पूछा है ना, सबसे मेन कारण क्या है, तो यहाँ पर आपका जनसंख्या, आधुनिकीकरण, सामाजिक रीति रिवाज अगर देखा जाए तो ये सारे ही जो हैं ये क्या है, उसको प्रभावित करने का कार्य करते हैं, किसको, हमारे पर्यावरण को, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं ये आपके ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका करेक्ट होता है। यहाँ पर 1 दिया है, ये गलत है। फिर उसके बाद ध्वनि या शोर की इकाई है कैलोरी, मीटर, डेसिबल, तो ये ध्वनि या शोर की इकाई क्या है, डेसिबल है, ठीक है। और ये ध्वनि, ये बात यहाँ पे हम करते हैं कि 180 डेसिबल तक हमारा कान क्या सहन करता है और उसके बाद क्या हो जाता है, वो उसको नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो सामान्य बातचीत की हमारे ध्वनि होती है वो कितनी होती है, 60 dB होती है, ठीक है, जिसमें हम सामान्य बातचीत करते हैं, उसके नीचे फुसफुसाहट और इस तरह की बातें होती हैं, तो जो सामान्य होती है वो 60 dB होती है। किसी भी परितंत्र में कालांतर जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है, स्थिर कट गया है बेटा, यहाँ पर आप कर लेंगे स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या है, तो अब घटक, उत्पादक और उपभोक्ता, ये तीनों क्या हैं, ये इसके कारण है। और जो इसमें वो अपघटक हैं, ये इसको सफाई कर्मी के नाम से भी जानते हैं, मतलब अपघटन करके उसको सड़ा गला देते हैं चीज़ों को, ओके। उपभोक्ता हम लोग हैं, अपघटक कौन है, पेड़ पौधे हैं। अगला है, जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बना है, किससे किससे बना है, जल यौगिक है, तो जल का फॉर्मूला ही हमारा H2O है। तो यहाँ अगर यहाँ पूछ रहा है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट होता है। जल का रासायनिक सूत्र देखिए, यहाँ पे पूछ ही लिया तो H2O हो जाता है, ठीक। कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए किसे मिलाया जाता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, इनमें से सभी। तो जिंक ऑक्साइड को तो हम मिलाएंगे नहीं, तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है इसी को मिलाया जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट करेक्ट आंसर होता है। शुद्ध जल होता है मीठा, गंधहीन, रंगहीन, खारा, गंधहीन, स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन, मीठा, गंधहीन। तो जान लीजिए जल की जब भी क्वालिटी आएगी तो स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन, ठीक है, मीठा नहीं कह सकते हम। जल की कठोरता का कारण है, जल में क्लोरीन गैस पाई जाती है, जल में तैरने वाली अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जल में सोडियम क्लोराइड का पाया जाना, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट एवं क्लोराइड का पाया जाना। तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट होता है। मैंने आपको बताया है जब कैल्शियम की बात अगर कर लेगा तो फिर हम जान जाएंगे कि अस्थायी कठोरता को दूर करने की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, जल की, एक मिनट, घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है, उबालना, आचमन, अवक्षेपण, क्लोरीनीकरण। तो घर पर जब हम शुद्ध करते हैं तो उबाल कर ही करते हैं, तो ये करने सबसे उपयुक्त विधि है और इजी होती है हमारे लिए। जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर की जा सकती है, तो अस्थायी कठोरता किसके द्वारा, चूना डाल करके दूर की जा सकती है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करते हैं किससे, खाने के सोडे से, ब्लीचिंग पाउडर को मिलाकर, खाने का नमक मिलाकर, या फिर उसके बाद आपका खाने का नमक मिलाकर, चूने का पानी मिलाकर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है चूने का पानी मिलाकर, ये इसका करेक्ट आंसर है।
टाइफाइड में कैसा आहार दिया? जो चूने का पानी मिलाएंगे तो जल को उबालकर उसमें चूने का पानी मिलाकर अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं। कठोर जल में चूने की निर्धारित मात्रा मिलाने से कठोर जल में विद्यमान कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट चूने के साथ रासायनिक क्रिया करते हैं तथा परिणाम स्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से दूर करेंगे। टाइफाइड में कैसा आहार दिया जाना चाहिए? ठीक है, टाइफाइड अगर किसी को हो जाता है तो पौष्टिक तथा गरिष्ठ, हल्का तथा सुपाच्य, मिर्च मसालेदार कोई भी नहीं। तो ज़्यादातर जो आपके रोग होंगे उसमें हल्का तथा सुपाच्य ही भोजन दिया जाएगा, तो टाइफाइड में भी यही देंगे। हैजा रोग फैलता है गर्मियों में, सर्दियों में, तीर्थ स्थानों, मेले में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे तीर्थ स्थान एवं मेलों में, क्योंकि वहाँ पे क्या गंदगी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये रोग वहाँ पर फैल जाता है। अगला है हमारा, अनुरूपता को निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है, रेखा, आकार, बनावट तीनों के द्वारा। तो अनुरूपता जो है इसको तीनों के माध्यम से दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, घर में गंदगी के लिए उत्तरदायी हैं चूहे तथा छिपकली, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ों से घर में गंदगी हो सकती है। तांबे की वस्तु को साफ करना चाहिए, किससे? सिरके या नींबू से, नमक व सोडे से, साबुन तथा पानी से और चूने के द्वारा। तो तांबे की अगर वस्तु है तो उसकी सफाई किसके द्वारा? चूने के द्वारा की जानी चाहिए। फिर है हमारा अगला प्रश्न, घर की सजावट से तात्पर्य क्या है? घर में फूलदान और तस्वीरें और तथा खिलौने, और फिर उसके बाद घर में कीमती सजावटी सामान का होना, कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होना, कालीन तथा पर्दों का होना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका, घर में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था। ठीक है, कलापूर्ण मतलब अच्छे से आप उसको व्यवस्थित कर दें तो वो होगा। ये नहीं कि बहुत सुंदर सुंदर सामान ले आए तो उससे सुंदरता नहीं बढ़ती। अगर उसको जब तक कि आप अच्छे अनुपात में, अच्छी लय में आप इनका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आपका सामान संतुलित होना चाहिए ना, कि मतलब कहाँ पर किस तरह की सजावट करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको कला से ही प्राप्त होंगी, और इसमें कला के तत्व, कला के सिद्धांत को हम शामिल करेंगे। अगला है हमारा, सजावट के सिद्धांत के तत्व। ठीक है, सजावट के सिद्धांत, अभी सिद्धांत की बात आ गई ना, तो कौन कौन से हैं? अनुपात भी है हमारा, संतुलन भी है और प्रभाव भी, इफेक्ट भी है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, अनुपात, अनुरूपता, प्रभाव, संतुलन, लय और दबाव, ये सारे क्या हैं? हमारे सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्न को आप अपने हिसाब से इसको हल कर लीजिए, और बहुत ही इजी से हैं। कालीन की सफाई करनी चाहिए कपड़े के ब्रश से, किससे सफाई करनी चाहिए? कड़े ब्रश से, मोटे ब्रश से, नर्म ब्रश से, फूल झाड़ू से। तो कालीन जो है उसकी सफाई किस चीज़ से करनी चाहिए? नर्म ब्रश से। बहुत ही कड़े ब्रश से हम नहीं करेंगे, ज़्यादा कड़े ब्रश से करने पर जो उसके रेशे हैं वो कैसे हो जाएंगे? वो टूट जाएंगे। अगला है हमारा, 1 दर्जन केले का मूल्य 10.8 है, तो एक केले की कीमत क्या होगी? तो उसको आप डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, और भाग देने के बाद उत्तर आएगा आपका 0.9। एक यहाँ पे देखिए सॉल्व करके भी दिखाया है। फिर 1 किलोमीटर में होते हैं, तो ये सब हम सभी जानते हैं 1000 मीटर होते हैं। फिर प्रतिया अपने 2 बच्चों को मेला दिखाने ले गई, टिकट का मूल्य 1.8 था, 3 टिकटों का मूल्य, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और फिर आ गया हमारा यहाँ पर 5.4। करेक्ट आंसर इज ए। यहाँ नीचे सॉल्व भी किया हुआ है। एक कार पहले घंटे में, तो ये इस क्वेश्चन में दूसरे घंटे में इतने किलोमीटर, तीसरे घंटे में 6.73 किलोमीटर, तो कुल दूरी, तो ये तीनों को हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1 किलो चीनी का दाम 15 रुपये है, तो 4 किलो चीनी का दाम, तो 15 चौको 60 रुपये। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से आप करेंगे तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 60 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक बार एक मादा मच्छर अंडे देती है। एक बार में एक मादा मच्छर कितने अंडे देती है? तो 100 से लेकर के 500 तक के अंडे देती है। घर की सफाई का महत्व क्या है? मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, जीवन के आनंद की प्राप्ति के लिए, तीनों के लिए? तो हाँ, बिल्कुल तीनों के लिए।
फिर अगला प्रश्न है हमारा, घर की सफाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें, सफाई क्रमानुसार की जाए, गंदगी कम की जाए, सफाई के लिए उचित साधन हो, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पुटीन तथा मोम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है अत्यधिक मेहनत, सुंदरता, अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध, परिवार के सदस्यों की संख्या। तो उत्तम गृह सज्जा के लिए क्या आवश्यक है? अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध। पाश्चात्य शैली के भोजन के कमरे में आवश्यक है आसन तथा चौकियां, दरी, पटरे। तो ये सब तो हमारे इंडियन के हो गए ना, तो ये मेज तथा कुर्सियां। अगला है हमारा, घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान में रखना चाहिए, सजावटी हो, उपयोगी हो, सस्ता हो, नक्काशीदार हो। तो कैसा होना चाहिए? वो उपयोगी होना चाहिए। फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए क्या करेंगे? पानी में थोड़ा नमक डालकर। ओके। अगला प्रश्न है, पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता, मितव्ययिता, उपरोक्त सभी। तो जो हमारा पारिवारिक बजट है उसको प्रभावित ये सारी चीज़ें करेंगी। अगर हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो हमारा बजट बहुत ही अच्छे से बन पाएगा। निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग का भोजन पर प्रतिशत क्या होता है? तो ये पूछ रहा है, निर्धन का तो ज़्यादा ही होता है और इसका जो धनी वर्ग है उसका क्या होता है? कम होता है। तो एंजल महोदय जो हैं, महोदया, उन्होंने जो दिया है 5 चीज़ों पर दिया है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, आपका शिक्षा, स्वास्थ्य है और बिजली और शिक्षा, स्वास्थ्य। तो मतलब आपका सिर्फ खाली जो भोजन पर व्यय होता है वो डिफ़र करता है और बाद में आपका कहाँ? मनोरंजन पर। ठीक है, मतलब अधिक इनकम हो जाएगी तो धनी वर्ग का मनोरंजन पर व्यय क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। और जब अधिक जो हाई क्लास है उसका मनोरंजन पर व्यय क्या हो, भोजन पर व्यय क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जो तीनों चीज़ें हैं, कपड़ा है, बिजली है और आपका मकान है, ये जो तीनों चीज़ें हैं उस पर क्या व्यय? स्थिर रहता है। जिसकी जैसी इनकम होती है उसी के अकॉर्डिंग वो खर्च करता है। ठीक है, तो तीनों पर स्थिर, उसमें आपका जो धनी वर्ग है उसमें भोजन में कम होगा और उसका मनोरंजन में ज़्यादा व्यय हो जाएगा। ठीक है। बचत का सही विनियोग, छूट तो नहीं रहा है क्वेश्चन? नहीं। बचत का सही विनियोग क्या है? ब्याज पर धन देना, कोई वस्तु खरीद कर रखना, बचत पत्र खरीदना, बचत खाते में जमा करना। तो बचत का जो सही विनियोग क्या है कि आप बचत पत्र को खरीद कर रखें। ठीक है। फिर बैंक एक संस्था है, कैसी संस्था है? सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यावसायिक, इनमें से कोई नहीं। तो बैंक कैसी? एक व्यावसायिक संस्था है। बचत का प्रमुख प्रयोजन क्या है? भविष्य की आवश्यकताओं और आकस्मिक व्यय के लिए, मनोरंजन के लिए, विलासतापूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए। तो भविष्य की आवश्यक आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं? बचत करते हैं, जिससे कि हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए और अगर अचानक से कोई घटना घट जाती है तो हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अगर हमारे पास अपनी सेविंग होगी तो हम अपने पैसों को अपने इच्छानुसार कहीं भी उसको खर्च कर सकते हैं। डाकघर में आवर्ती जमा खाता जमा करने कितने दिनों के लिए खोला जाता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष। तो कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए खोला जाता है। गिफ्ट चेक की न्यूनतम धनराशि कितनी होती है? 11 रुपये। अगला प्रश्न, भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा निगम आदि संचित धनराशि का उपयोग किया जाता है आकस्मिक संकट में, सामाजिक प्रतिष्ठा में, मनोरंजन में, राष्ट्रीय विकास कार्य में। तो जो भविष्य निधि योजना है जो हमारा, उसमें क्या होता है? राष्ट्रीय विकास कार्य के लिए उसको खर्चा करती है सरकार और उसके बदले में हमें क्या? इंटरेस्ट देती है। व्यय को प्रभावित करने वाले कारक, परिवार के सदस्यों की संख्या, रहन सहन का स्तर, गृहिणी की योग्यता एवं कुशलता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। फिर घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व किसका है? दैनिक सफाई का, क्योंकि अगर हम रोज़ सफाई करेंगे तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही होती है। हफ्ते में थोड़ी ना सफाई करते हैं या फिर महीने में थोड़ी ना करते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो हम दैनिक सफाई का सबसे ज़्यादा महत्व होता है।
अगला प्रश्न है, गृह परिचारिका के कार्य हैं रोगी को स्नान कराना, रोगी को समय पर दवा देना, रोगी की समस्त जानकारी चिकित्सक को देना, उपयुक्त सभी। तो गृह परिचारिका जो होती है उसका कार्य है उपयुक्त सभी। परिचारिका रोगी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए? डॉक्टर का, गृहिणी का, अपने स्वास्थ्य का, किसी का भी नहीं। तो किसका ख्याल रखना चाहिए? अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। ड्रॉ शीट का क्या अर्थ है? ड्रॉ शीट का अर्थ है रबर की चादर, बिस्तर पर बिछाई जाने वाली चादर, रबर या मोमजाने के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो ड्रॉ शीट है वो क्या है? रबर या मोमजामे पर बिठाई जाने वाली चादर। मोमजामा आपने देखा होगा, ऐसे प्लास्टिक सीट होती है, अंदर उसमें क्या होता है, कॉटन की बुनाई होती है, उसके ऊपर प्लास्टिक कोटेड रहती है। संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति को कहाँ रखेंगे? अलग कमरे में, बच्चों के कमरे में, मैदान में, बरामदे में। तो उसको कहाँ रखेंगे? अलग कमरे में रखेंगे, जिससे कि उसको पर्याप्त आराम मिल पाए। रोगी का कमरा घर के अन्य कमरों से दूर होना चाहिए, ताकि, अभी मैं वही बात कर रही थी, कि रोगी को पूर्ण आराम व शांति मिल सके। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रेड कैंडल का प्रयोग करते हैं। तो ये जो ब्रेड कैंडल है उसका प्रयोग क्या करते हैं? हड्डी की टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए। तो मैंने आपको बताया था ना, इस तरह का होता है, और वो मतलब इस तरह है, तो ये ऐसे ऐसे करके, मतलब यहाँ पे रोगी अंदर लेटा हुआ है और वो बेडशीट वगैरह कुछ उसको टच नहीं करती है। तो मेनली ये जले हुए रोगियों के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। अब यहाँ शैया घाव पूछा है कि पर किसका प्रयोग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि जो बेड पर बेड सोल कहते हैं ना, शैया घाव को बेड सोल कहते हैं, कि बेड पर लेटे लेटे क्या होता है, कमर के हिस्से में घाव होने लगता है। तो उस पर किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो रिंग कुशन का, इस तरह के रिंग कुशन का प्रयोग करते हैं, जिससे कि कमर का नीचे वाला हिस्सा थोड़ा उठा रहे। पैर की हड्डी टूटने पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो पैर की हड्डी टूटने पर ब्रेड कैंडल, फ्रैक्चर बोर्ड, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। फ्रैक्चर बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपसे बताया था ना कि जो जलने वाला है उसमें ब्रेड कैंडल का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। और फिर उसके बाद पैर की हड्डी टूटने पर, जब जैसे टूट गई और उस पर हमें प्लास्टर करना है, तब उस टाइम फ्रैक्चर बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आय व्यय का अनुमान, व्यय अधिक करने की व्यवस्था, कीमती वस्तुएं खरीदने का उपाय, इनमें से कोई नहीं। तो बजट क्या है? ये हमारे आय व्यय का अनुमान है। और बजट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। घाटे का बजट, संतुलित बजट और बचत का बजट। ठीक है। सबसे अच्छा बजट कौन सा होता है? अभी मैंने बात की, तो आपका ये बचत का बजट जो है वो क्या है? सबसे अच्छा बजट होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि टॉन्सिल होने पर उपयोगी है। नमक के गरारे करना, चीनी खाना, लौंग चूसना, इसबगोल की घोल पीना। तो यहाँ पर जो टॉन्सिल होने पर क्या होता है, ये इस समय हम लोग नमक के गरारे करते हैं। अगर ग्रंथियों की संख्या पूछ ली जाए कितनी होती है, तो कुल 6 होती हैं आपके जो मुंह में आपके ग्रंथियों की संख्या 6 होती है। 2 कान के नीचे होती है, और 2 आपके जबड़ों के नीचे होती है, और 2 जिह्वा के नीचे होती है। तो उनकी अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ पर आपके मुंह में कितनी ग्रंथियों की संख्या है, तो उनकी संख्या आप जानें कि 6 होती है। कान के नीचे, जबड़ों के नीचे और जिह्वा के नीचे। ठीक है। तो इस तरह से 6 होती हैं। दांत के दर्द में कौन सा तेल लगाने से आराम मिलेगा? तो दांत के दर्द में लौंग का तेल लगाने से आराम मिलता है। अगला प्रश्न है, विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान क्या है? पुतलियों का सिकुड़ जाना, फैल जाना, व्यक्ति को नींद आना, बुखार होना, व्यक्ति का चिल्लाना। तो पुतलियों का सिकुड़ जाना। अगला प्रश्न है, क्रिम होने पर देते हैं, मतलब जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो क्रिम होने पर ये क्या होता है? जब दांत बच्चे किटकिटाते हैं। श्रीफल के बीज, टमाटर के बीज, पपीते के बीज, धतूरे के बीज। तो किसके बीज दिए जाते हैं? धतूरे के बीज दिए जाते हैं। पट्टी बांधने में रीफ गांठ का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह ढीली रहती है, आसानी से खोला नहीं जा सकता, यह सुंदर दिखती है, यह चुभती नहीं, और इसे आसानी से खोला जा सकता है। तो रीफ गांठ कौन सी गांठ होती है? इस तरह से ऐसे रहती है, उसका एक सिरे को क्या ऐसे बांधा, एक मिनट, जैसे ये है तो इसके एक सिरे को ऐसे छोड़ दिया जाता है गांठ लगाते वक्त, है। जैसे ये पूरा है तो इसके एक सिरे को हमने क्या किया? छोड़ दिया। फिर इसी को हम खींच देते हैं, तो क्या पट्टी आसानी से खुल जाती है और चुभती भी नहीं है।
ये देखिए यहाँ सामान्य रूप से गांठें दो प्रकार की होती है, एक होती है ग्रेनी गांठ और दूसरी कौन सी होती है, रीफ गांठ। गांठ के प्रकार भी आप जान लें कि कितने प्रकार की होती है, दो, ग्रेनी और आपकी रीफ गांठ। रीफ गांठ क्या आसानी से खुल जाती है और ये चुभती नहीं है। अगला प्रश्न है, सूखी पट्टी की जाती है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, और घाव पर दबाव डालने के लिए, घाव को रोकने के लिए। तो रक्त प्रवाह को रोकने के लिए सूखी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई कितनी होती है? तो कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई आपकी होती है 7 सेंटीमीटर। अच्छा, जो कोहनी है वो जैसे हमारी ये हमारा मान लीजिए ये हाथ हो गया है, ये हो गया, और यहाँ से हम इसको ऐसे टर्न करते हैं, ऐसे टर्न कर दिया आपने, तो इसको आप याद किए रहेंगे, 7 जैसा बन गया ना, तो 7 सेंटीमीटर की होती है। उसी प्रकार से पूछा जाता है तिकोनी पट्टी का, तो तिकोनी पट्टी का भी उसकी अगर लंबाई चौड़ाई अगर पूछ ली जाए तो वो भी आप उसको याद किए रहिएगा, 40 सेंटीमीटर, 36 से 40 सेंटीमीटर ऐसे ही कुछ है। ठीक है, तो ये कौन सी आपकी तिकोनी पट्टी का माप है। बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग में किया जाता है नुकीली पट्टी, लंबी पट्टी, गर्म से सेक वाली पट्टी, इनमें से कोई नहीं। लंबी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। गर्म सेक वाली जो पट्टी होती है उसका प्रयोग मोच या फिर थोड़ा सा फ्रैक्चर हल्का सा हो जाए उस समय उसका प्रयोग किया जाता है। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी? तो कितनी? 2 पट्टियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और तिकोनी, चित्तेदार तथा लुढ़की 3 प्रकार की पट्टियाँ होती हैं। परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए किस चीज़ का? कोमल तथा हंसमुख, कठोर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो परिचारिका का व्यवहार है वो कोमल तथा हंसमुख होना चाहिए, लेकिन ज्ञान उसको किस चीज़ का होना चाहिए? ज्ञान उसको क्या, बीमारी की जैसे प्राथमिक चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यही इसका करेक्ट आंसर है। ये दूसरा, ये यहाँ पर गलत है। अगर उसका व्यवहार पूछता या स्वभाव पूछता तब यह होता। यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त संग्रह करना, अग्नाशय स्राव बनाना, पित्त बनाना, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज पित्त बनाना। ठीक है, पित्त बनाने का कार्य यकृत करता है और इसका संग्रह पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। प्रतिदिन हमारे शरीर में 40 औंस पित्त तैयार होता है और ये वसा के पाचन के लिए अच्छा होता है। अच्छा, पित्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय या अम्लीय? तो वहाँ पे आप लिखेंगे पित्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है जब तुरंत मतलब कि हो जाए घटना, तो दीर्घकालीन, निरुद्देश, तत्कालीन, अल्पकालीन। तो क्या हो जाएगी? तत्काल। जो तुरंत दी जाती है वही आपकी प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आती है। खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है चोट को ढकने के लिए, टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए, रक्तस्राव रोकने के लिए, रोगी को सीधा रखने के लिए। तो टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रखने के लिए खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा में निम्न गुण होने चाहिए चिकित्सक में: उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय, निर्णय न ले पाने वाला, धैर्यहीन। तो यहाँ पर हम जान ही रहे हैं दृढ़ हृदय वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सीडेंट वगैरह या कोई चीज़ हो गई तो ऐसा नहीं कि वो खुद ही डर के बेहोश हो गया। हाँ, तो उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय वाला उसको होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, नाक से रक्तस्राव अगर होने लगे तो उस समय क्या करना चाहिए? तो उस समय घायल को उल्टा लिटा देना चाहिए, कुर्सी पर बिठाकर सिर पीछे की ओर झुका देना चाहिए, पीली मिट्टी सुंघा देनी चाहिए, जूता सुंघा देना चाहिए। तो उल्टा लिटा देंगे तो और रक्तस्राव होगा ना, तो कुर्सी पर बिठाकर सिर को पीछे की ओर कर देना चाहिए। धमनी से रक्तस्राव की पहचान, जो धमनी का रक्तस्राव है वो कैसा होता है? इसमें शुद्ध रक्त बहता है ना, इसीलिए शुद्ध लाल एवं चमकीला रुधिर होता है। शिरा की बात करता तो नीले रंग का या काले रंग का। नीले, किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाने पर सर्वप्रथम क्या करेंगे? व्यक्ति के ऊपर पानी डालेंगे, व्यक्ति को कंबल से पूरी तरह लपेट देंगे, बालू फेंकेंगे, कपड़ों को उतार देंगे। करेक्ट आंसर इस व्यक्ति को पूरी तरह कंबल से लपेट देंगे। सबसे खतरनाक विष कौन सा होता है? नींद लाने वाला, जलाने वाला, आहार नाल में जलन पैदा करने वाला, मस्तिष्क व तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला। तो सबसे खतरनाक विष कौन सा है? मस्तिष्क एवं तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष होता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होती है? तो CO2 की बात कर रहा है, तो 0.09। ठीक है, 21% हमारा क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में 12 से 18 बार सांस लेता है। यहाँ पे 4 गलत है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, प्रजनन शक्ति की कमी विटामिन के अभाव में होती है। तो प्रजनन शक्ति की जो कमी है वो किस विटामिन के अभाव में होती है? तो प्रजनन शक्ति के लिए मैंने बताया था आपको, सौंदर्य विटामिन भी इसको कहते हैं, विटामिन ई की कमी के कारण होती है। अच्छा, ये किसमें? ये तेल, गेहूँ, सोयाबीन, अंडों की जर्दी में मिलते हैं। विटामिन ए, और बांझपन वाली जो स्थिति, ऐसा नहीं सिर्फ महिलाओं में ही, महिला एवं पुरुष दोनों में पाई जाती है। विटामिन ए की अधिक मात्रा में पाया जाता है पालक में, कद्दू में, मूली में, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन ए कद्दू में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स हमारा मिल्क है, ठीक है, दूध है हमारा, उसका बहुत अच्छा सोर्स। उसके बाद आम बहुत अच्छा सोर्स होता है, गाजर है, धनिया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो विटामिन ए के ये सब अच्छे सोर्स हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से यहाँ पर रतौंधी विटामिन ए की कमी से होगी। अनीमिया तो हमें आयरन की कमी से, और परनीशियस अनीमिया वगैरह ये और बेरी की बात करें तो विटामिन बी1 की कमी से आ जाते हैं। सूखा रोग जो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो उसमें करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर रिकेट्स दिया नहीं है, वैसे रिकेट्स यहाँ होना चाहिए था, सूखा रोग दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ ना, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। इससे धूप विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में 5 मिनट और जाड़ों के दिनों में 40 मिनट की धूप पर्याप्त है। ये सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर सूखा रोग दिया है, तो आप इसको सूखा रोग में ही विटामिन डी को वो कर लेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है तो उस समय भी क्या विटामिन डी उनको देने के लिए कहा जाता है ना, जिसे कहते हैं ना धूप में, सुबह की धूप में बच्चे को लेकर के जाओ। तो यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आप सूखा रोग लगाएंगे। पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? ये जठर रस में पाया जाता है। पेप्सिन किस पर क्रिया करता है? हमारे प्रोटीन पर क्रिया करता है। देखिए, पेप्सिन नामक एंजाइम जठर रस में, अमाशय से जठर रस का स्रावण होता है। कहाँ से? अमाशय से, ठीक है, जिसमें कि रेनिन, केसिन आदि हैं। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ओके, स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले किण्व, जो स्टार्च को शर्करा में चेंज करते हैं, वो टाइलिन है। लाइपेज मत लगा दीजिएगा, या इससे याद कर लीजिए, टी फॉर टाइलिन, और स्टार्च में भी टी आएगा, तो आप इसको याद कर सकते हैं इस तरह, टाइलिन से भी। फिर उसके बाद जठर रस किसे पचाता है? केवल वसा को, वसा और प्रोटीन को, केवल प्रोटीन को, इनमें से कोई नहीं। तो जठर रस में किसका? प्रोटीन का पाचन होता है, तो ये केवल प्रोटीन को। यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? यकृत, ठीक है, लीवर, ठीक है, तो लीवर ग्लूकोज को किस में चेंज कर देता है? ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। तो करेक्ट क्या है आपका? ग्लाइकोजन। ये देखिए, विटामिन ए तथा डी का संचय यकृत में होता है, ये याद किए रह गए, पूछ लेता है एग्जाम में। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से आपके प्रारंभ? मुख गुहा से, अग्नाशय से, पक्वाशय से, आंतों से। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख गुहा से शुरू हो जाता है। ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ जाता है? तो ग्रसनी के बाद जो है आपका भोजन जाएगा अमाशय में, ग्रहणी में, क्षुद्रांश में, या फिर बड़ी आंत में। तो ग्रसनी के बाद जो भोजन है वो कहाँ चला जाता है? अमाशय में चला जाता है। कार्य व्यवस्था का सिद्धांत है भोजन बनाना, कार्य आराम से करना, कार्य का मूल्यांकन करना। तो ना हम मूल्यांकन उसमें करते हैं, ना कार्य आरंभ करते हैं, बल्कि कार्य व्यवस्था का सिद्धांत की बात अगर हम करें तो भोजन बनाना है, क्योंकि भोजन बनाने के लिए हम स्टेप्स में कार्य करते हैं, तो इसीलिए इसको करेक्ट माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होता है। समय, धन, वस्तुएं तथा संपत्ति साधन है किसकी? भौतिक साधन, मानवीय साधन, कोई नहीं, सार्वजनिक साधन। तो समय, धन, वस्तुएं तथा संपत्ति ये कौन से साधन हैं? ये आपके भौतिक साधन के अंतर्गत आते हैं। अभिवृत्ति, कुशलता, ज्ञान, ये सब किसका? मानवीय साधन के अंतर्गत हैं। कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? योजनाबद्ध होकर कार्य करना, परिवार के सदस्यों का सहयोग करना, परिवार के सदस्यों का व्यवहार और परिवार की आय। तो कार्य व्यवस्था का जो सबसे अच्छा कारण वो क्या है? वो प्रभावित करने वाला सबसे अच्छा कारण क्या है? योजनाबद्ध होकर के कार्य करना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाता है। कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी है? समस्त गृह कार्यों का ज्ञान, पाक कला का ज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान, बच्चों को रोगों की जानकारी। तो समस्त गृह कार्यों का ज्ञान होना चाहिए।
उसके अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाएंगी। परिवार की आय तथा व्यय का नियंत्रण होना तथा आय का घर सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो ये कथन किसका है? प्रोफेसर जीट का, स्थर का और निकिल एवं डॉर्सी का और कोपिन का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, निखिल एवं डॉर्सी का। परिवार के आय तथा व्यय पर नियंत्रण है, किसके? व्यय पर नियंत्रण होना, आय का सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो ये किसने कहा है? निखिल एवं डॉर्सी महोदय ने कहा है। इस तरह से आपके 125 प्रश्न मैंने आज करा दिए हैं। क्योंकि समय कम है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप प्रश्नों की प्रकृति को समझिए और उत्तर को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और एग्जामिनेशन हॉल में आप जल्दी जल्दी प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपको प्रश्न को समझना भी बहुत बड़ा टास्क है। आय का वह भाग जो आवश्यकता पूर्ति के पश्चात शेष बचता है तथा जिसे भविष्य के लिए उत्पाद कार्यों में लगाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो हमारी बचत कहलाती है। फिर उसके बाद परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए किन मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक होता है? तो अर्थव्यवस्था की बात अगर हम कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। ठीक, परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या होना जरूरी है? सुंदरता, मितव्ययिता, सूझबूझ, नम्रता। तो सबसे जरूरी क्या है? सूझबूझ से काम करेगी तो फिर उस सारा काम उसके बजट के अंदर होगा। मितव्ययिता को बनाए रखेगी, फिजूल खर्ची नहीं होगी। आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात आय के शेष भाग को क्या कहते हैं? संचय, बचत, आय, धन। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, बचत। ठीक, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि शरीर को बनाता है। आलसी व निष्क्रिय, क्रियाशील व स्वस्थ, आलसी व स्वस्थ, निष्क्रिय व स्वस्थ। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रियाशील व स्वस्थ। जो व्यायाम है वो हमको क्रियाशील व स्वस्थ बनाता है। आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाइए। रिवीजन तो आप ज़रूर देख लें अपना, जो चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न है। आप देखते होंगे कि होम मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो होम मैनेजमेंट के पोर्शन को आप बिल्कुल तैयार रखिए। तो ओके, बाय।